नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। मिस्र यानी कि इजिप्ट ने भारत के साथ ट्रेड में रुपी का यूज़ करने को लेकर इच्छा जताई है और इस पूरे मामले को लपकते हुए रशिया ने कार्टून पब्लिश कर दिया है जिसको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगा। आज के सेशन में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कार्टून वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले रशिया ने भारत को एक प्रपोजल दिया था जिसे भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या वो प्रपोजल था, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वो सभी अभ्यर्थी जो आज मेरे सेशन में नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ी सी मैं भूमिका बनाना चाहता हूं कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो अमेरिका और यूरोप यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पर लगाए और इन सैंक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं वॉर में रशिया कमजोर पड़ा और आज भी बहुत कमजोर स्थिति में वो है। तो उसके ट्रेड को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका और यूरोप ने जो सैंक्शंस लगाए थे रशिया पर, इंडिया और चाइना की वजह से कहीं ना कहीं इसको राहत मिली। जब रशिया पर सैंक्शंस लगे तो रशिया ने अपना ऑयल डिस्काउंटेड रेट पर बेचना शुरू किया ताकि दुनिया के देश उसके प्रति आकर्षित हो सकें और सस्ता होने की वजह से उसको खरीदें। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना सामने आए और रशिया से उन्होंने भर भर के ऑयल को इम्पोर्ट किया और भारत ने तो रशिया से ऑयल को इम्पोर्ट ही नहीं किया बल्कि उसको अपने यहाँ पर रिफाइन किया, उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए और वो यूरोप को जाकर के बेच दिए और वहाँ से बहुत ही मोटा मुनाफा भी कमाया। तो इसी मामले को लेकर जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम दोनों के बीच में जो डीलिंग हुई थी, ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत एक तरह से बुरे समय में रशिया के साथ कोई डील कर रहा है तो सीधी सी बात है वो और भी अपना फ़ायदा चाहेगा। तो भारत ने यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाई कि हम आपके साथ जो ट्रेड करेंगे वो रुपी और रूबल में करेंगे, यानी कि हमारा रुपी होगा और आपका रूबल होगा ताकि हमारा जो फॉरेक्स है वो बचा रह सके। ठीक है, तो इसी मामले को लेकर जब भारत ने रशिया से ऑयल परचेस किया तो अब रशिया के पास, रशिया से हमने इतना ऑयल खरीद लिया है, इतना ऑयल खरीद लिया है कि तकरीबन 147 बिलियन डॉलर इतनी कीमत के रुपी रशिया के इंडिया में जो नॉस्ट्रो अकाउंट है उसमें है। अब रशिया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन रुपये का क्या करे। तो इसी को लेकर रशिया ने भारत को एक प्रपोजल पहले भी दिया था जिसको भारत पहले रिजेक्ट कर चुका था। एक प्रपोजल रशिया ने हाल ही में भारत को फिर से दिया है और उस प्रपोजल को भी भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या है वो प्रपोजल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रशिया चाहता था कि भारत जो तेल के बदले जो हमने रशिया को रुपये दिए थे, हमारा ईरान के साथ भी ट्रेड होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मैप आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे हमारा भारत है और ये वाला कंट्री है ईरान और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रशिया है। तो ईरान और रशिया दोनों बिल्कुल दोस्त हो गए क्योंकि इनको पूरी दुनिया ने अपनी मंडली में से निकाल दिया है। ठीक है, ये दोनों ही देश अलग थलग हैं। एफएटीएफ ने ईरान को ब्लैकलिस्ट किया है और अमेरिका ने काटसा के तहत जो है ईरान पर सैंक्शन लगाए। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि क्लास में दो बच्चे थोड़ी दुष्टता कर रहे थे तो टीचर ने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, बहुत अच्छी दोस्ती होगी। तो अभी भी रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं तो ये जो ईरान है बहुत बड़ी तादाद में सुसाइड ड्रोन है, मिसाइलें हैं, बंदूकें हैं, रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और रशिया इनका यूज़ कहाँ पर कर रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में कर रहा है। तो रशिया और ईरान दोनों बिल्कुल मिले हैं और रशिया ने भारत से कहा है कि ये काम करते हैं ना, ईरान आपसे बहुत सारी चीज़ें खरीदता है जैसे कि चावल है, चाय, चीनी, दवाइयाँ, फल, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदता है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें ईरान हमसे परचेज करता है और हम उससे पहले ऑयल परचेज करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। तो ईरान जो तुमसे इतना सारा सामान खरीद रहा है, एक काम करो, ईरान तुमको पैसे नहीं देगा, इसके बदले हमारा जो नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे पड़े हैं रुपी में, हम इसका पेमेंट आपको कर लेंगे और बाद में ईरान के साथ हम अपना जो पूरा समझौता है, ट्रेड है, उसको हम कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ईरान जो आपसे सामान खरीद रहा है, ईरान जो भारत से सामान खरीद रहा है, उसके पैसे ईरान नहीं देगा, रशिया देगा। क्यों देगा, क्योंकि जो रुपी इसका हमारे यहाँ पर पड़ा है ये इतनी बड़ी तादाद में पड़ा है कि रशिया इसका कुछ कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट में जो ट्रेड होता है वो रुपी में नहीं होता, वो डॉलर्स में होता है या फिर आईएमएफ की बास्केट में जो करेंसी है उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रुपी को खपाने के लिए रशिया ने प्रपोजल दिया। आप सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ईरान आपसे खरीद ही रहा है, आप उससे पैसे मत लेना, हमसे पैसे लेना, ठीक ही तो लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि रशिया और ईरान के बीच में सेटलमेंट कैसे होगा। सेटलमेंट होगा कि ईरान जो है हथियार रशिया को दे रहा है, ईरान कुछ और खास रशिया को नहीं देता है। ठीक है, ईरान क्या करता है, रशिया को हथियार देता है। तो सीधा सीधा एक तरह से भारत का रशिया यूक्रेन वॉर में एक तरह से पार्टिसिपेशन हो जाएगा अगर भारत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि रशिया के रुपी हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में पड़े हैं, उसका जो नॉस्ट्रो अकाउंट हमारे भारत में खुला है वहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, जिसे रशिया चाहता है कि वो उसकी इकोनॉमी में आए, ठीक है, जो कि नहीं आ पा रहे।
तो इसने कहा है कि ईरान जो आपसे सामान खरीदेगा इसका पेमेंट हम करेंगे, इसके बदले में ईरान हमको दूसरा सामान भेजेगा, और वो दूसरा सामान क्या है, वो है सुसाइड ड्रोन, हथियार, मिसाइलें, ठीक है, ये सब कुछ है। तो इस वजह से भारत ने इनकार कर दिया है कि नहीं साहब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या रशिया वाले बेवकूफ़ थे क्या, इन्होंने वो डील साइन ही क्यों की? देखिए डील रशिया ने इसलिए साइन की क्योंकि उस समय एक तीसरा फ्रंट था। उस समय पेमेंट कैसे हो रहा था रशिया के लिए, क्योंकि रशिया को तो स्विफ्ट टेक्निक से बाहर कर दिया। दुनिया का जो 80% ट्रेड होता है वो स्विफ्ट टेक्निक के जरिए ही होता है, क्योंकि अगर आप एक जगह से सामान दूसरी जगह पे भिजवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसे भी ट्रांसफ़र करोगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसे करने की जो पद्धति होती है उसको स्विफ्ट कहा जाता है, और रशिया को स्विफ्ट टेक्निक से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और आपको बताने में हैरानी होगी कि यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री पड़ता है यूएई। अगर आपने इस कंट्री का नाम सुना होगा, सऊदी अरब के बिल्कुल बीच में ऊपर पे एक कंट्री पड़ता है। और उस समय क्या हो रहा था कि भारत अपना रुपये यहाँ पर भेज रहा था यूएई में, और यूएई यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा था रूबल में, और यहाँ से करेंसी जो है रशिया के पास पहुँच जा रही थी। यानी कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था और उसके बदले जो पैसे थे उसे कहाँ भेज रहा था, उसे भेज रहा था यूएई में, और यूएई से जो है वो रुपी रशिया की करेंसी रूबल में कन्वर्ट होकर रशिया के पास पहुंच जा रहा था। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो इस वजह से जो है जब वेस्टर्न वर्ल्ड की नज़र इस ओर पड़ती है तो वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करता है, इस यूएई को प्रेशर में लेता है, क्योंकि अमेरिका का भी बहुत अच्छा दोस्त यूएई है। यहाँ पर दुबई आप जानते हैं बहुत बड़ी सिटी यहाँ की है। तो अमेरिका का प्रेशर इसके ऊपर होता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पैसों की ऐसी हेराफेरी क्यों कर रहे हो, तुम रशिया को फेवर क्यों कर रहे हो। तो इसी सब को देखते हुए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में यूएई को डाल दिया जाता। अब आप बोलेंगे कि एफएटीएफ आखिर है क्या। देखिए एफएटीएफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर रोकथाम लगाने के लिए है। और जिस कंट्री को ये ग्रे लिस्ट में डाल देती है इसका मतलब है कि अब हम तुमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अब अगर तुमने ज़्यादा खुरापात की तो तुमको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। और ब्लैक लिस्ट करने के बाद कंट्री जो है बर्बादी की कगार पर खड़ा हो जाता है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को भी कई बार जो है जो इन्होंने जो है ग्रे लिस्ट में डाला, लेकिन ब्लैक लिस्ट होने से उसको बचा लिया गया था। तो ये सारा मामला उस समय था। लेकिन भारत ने रशिया के प्रपोजल को साफ साफ नेगलेक्ट कर दिया है कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम ईरान के मार्फत तुमको पैसे भेजने लग गए, ठीक है, ईरान के मार्फत अगर तुम्हें फ़ायदा होने लग गया हमारी ओर से, क्योंकि ईरान से तुम क्या खरीद रहे हो हमको पता है, हथियार खरीद रहे हो, ड्रोन खरीद रहे हो, तो इससे एक तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में भारत की संलिप्तता आ जाएगी, और भारत ऐसा कतई नहीं जाएगा। तो भारत ने रशिया को बहुत सारे प्रपोजल दिए हैं कि एक काम करो, आपका जो $147 बिलियन जो रुपी हमारे यहाँ पर फंसा हुआ है तुम इसको भारत में ही इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लो, बदले में हम आपको 7% इंटरेस्ट दे देंगे। बढ़िया तो है एकदम। आप अपने देश में इंडस्ट्री लगाओगे, कौन सा वहाँ पर सक्सेस होनी है, वहाँ पर तो वैसी मंदी चल रही है। तुम इससे अच्छा भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर लो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपको ब्याज बहुत कम मिल रहा है तो आप हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लो। या फिर आपके यहाँ पर जो यूरोपियन कंपनीज काम कर रही थी, जब आपने यूक्रेन पर अटैक किया तो वो सारी की सारी कंपनीज भाग गई। अब यहाँ पर सामान की शॉर्टेज उत्पन्न हो गई, आप उस पैसे को भारत में निवेश कर दो, यहाँ पर वो सामान मैन्युफैक्चर करो और इसको वापस अपने यहाँ पर ले जाओ, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे पहले आप जानते हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यूक्रेन की, वो जो है रशिया की यात्रा पर गए थे, और वहाँ उन्होंने 5-6 सामानों की लिस्ट सौंपी थी रशिया को, जिनकी डिमांड रशिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, और भारत उन सामानों को बनाने में काफ़ी सक्षम था। और इसलिए भारत सरकार ने कहा था कि रशिया तुम एक काम करो, तुम हमको तेल बेच रहे हो, उसके बदले हम भी तो तुमको कुछ सामान बेचेंगे, तभी तो रुपी रूबल ट्रेड हो सकेगा। अगर हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे तो सारे के सारे रुपये तुम्हारे पास हो जाएंगे, तो हमारे पास भी तो आने चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार का कहना था कि ये जो 6 सामानों की लिस्ट है इसके लिए तुम हमको अपने यहाँ पर एक्सेस दो, हम इस सामान को आपके यहाँ बेच पाएँ, ताकि जो रुपये तुमने हमसे कमाए हैं बदले में तुम उसी रुपये को हमको दे दो, और बिल्कुल जो है सारा मामला बैलेंस चलता रहे। तो इस मामले को लेकर बहुत लंबी स्तर की बातचीत चल रही है। अब आप जानते हैं कि भारत में एससीओ की मीटिंग है। अगर मान लीजिए पुतिन एससीओ की मीटिंग में आते तो फिर हो सकता है कि इस मामले का कोई सोल्यूशन निकलता, लेकिन भारत सरकार ने एससीओ की फिजिकल मीटिंग को कैंसिल कर दिया है और इसकी वर्चुअल मीटिंग होगी। उसके बाद G20 की मीटिंग में शायद पुतिन आएंगे क्या, लगभग 100% लगभग चांसेस हैं कि पुतिन आएंगे ही आएंगे। तो हो सकता है उस समय भारत सरकार के और पुतिन के बीच में वार्ता हो और इस पूरे मामले का सोल्यूशन निकल जाए। तो एक मामला तो आपको मैं बता चुका हूं कि रशिया ने जो प्रपोजल दिया था कि आप ईरान को जो सामान बेच रहे हो उसके बदले ईरान से पैसे मत लेना, हमसे पैसे लेना, ईरान के साथ जो मामला है हम अपना देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो भारत ने इस प्रपोजल को क्यों नेग्लेक्ट किया ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा आपको बताने देना चाहता हूँ, जो कार्टून वाला पूरा मामला है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कार्टून जो है रशिया ने पब्लिश किया है,
और ये कार्टून में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक वहाँ का किंग खड़ा है। ये वहाँ के जो पुराने जो इजिप्ट के जो किंग हैं वो होते हैं, इनको फ़रोज़ बोलते हैं। तो ये किंग खड़ा है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आगे पे आप देख पा रहे होंगे रुपी है, ठीक है, सॉरी रुपी नहीं, ये डॉलर है, ठीक है, डॉलर का सिंबल है। और वहाँ का जो किंग है ये हाथ इस तरह से खड़ा किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हाथ आमतौर पर हम मना करने के लिए खड़ा करते हैं। तो ये जो है डॉलर को मना कर रहे हैं। और येन है, रूबल है और रुपी है, इसको एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्टून उन्होंने बनाया और कहीं ना कहीं ये पूरा कार्टून जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। और एक तरह से इसको डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये मिस्र को आखिर हो क्या गया है। डॉलर इतनी मजबूत करेंसी है, हालांकि जो आपका इंटरनेशनल मार्केट है इसमें डॉलर की कीमत आजकल थोड़ी बहुत कम चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों की जो करेंसी है इससे तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये जो आपका इजिप्ट है ये युआन में, रूबल में और रुपी में क्यों ट्रेड करना चाहता है। देखिए इसका कारण ये है कि जो यहाँ की करेंसी है, यहाँ की जो माली हालत है बहुत ही बुरी चल रही है। और इजिप्ट चाहता है, देखो इजिप्ट हमसे सामानों को बहुत बड़ी तादाद में खरीदता है और इसके पास फॉरेक्स ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। और फॉरेक्स को बचाने के लिए ये चाहता है कि भारत के साथ रुपये में व्यापार करे, क्योंकि इसकी करेंसी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि इजिप्ट का जो पाउंड था, देखो इजिप्ट की करेंसी भी पाउंड है, इसको इजिप्शियन पाउंड कहा जाता है। तो इजिप्ट का जो पाउंड था वो 2023 में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग यानी कि सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली करेंसी के रूप में जानी गई। और इजिप्ट में जो है बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर चिंता का विषय एक तरह से बन गया। देखो सबसे बड़ी चिंता जो इजिप्ट है वहाँ पर किस मामले को लेकर हुई कि जो इजिप्ट है ना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो गेहूं को उगा सके। तो इजिप्ट जो है गेहूं का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, गेहूं को ही खरीदता है। और जब रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ तो आप जानते हैं यूक्रेन में बहुत बड़ी तादाद में गेहूं होता है, रशिया में भी बहुत बड़ी तादाद में गेहूं होता है। तो इजिप्ट इससे पहले यहाँ से गेहूं इंपोर्ट करता था और जब रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू होता है तो गेहूं के दाम एक तरह से आसमान छू जाते हैं। और उसके बाद गेहूं की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी कि गेहूं बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और नतीजा क्या हुआ, इनको कि बहुत महंगे दाम पर गेहूं खरीदना पड़ा। इससे इनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा सबसे बुरा प्रभाव इनकी इकोनॉमी में किस चीज़ का पड़ता है, कोविड-19, कोरोना जब आता है तो इजिप्ट में जो इकोनॉमी है ये एक तरह से टूरिज्म यानी कि पर्यटन पर आधारित है। और कोरोना की वजह से जो है पूरी की पूरी मंदी रही इनके धंधे में और इससे इनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई और इनकी करेंसी को बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो अब कहीं ना कहीं इजिप्ट की सरकार आईएमएफ में जो है जुगाड़ लगाने का प्रयास कर रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, कि हमको कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए जैसे हमारा पाकिस्तान गया है। लेकिन आईएमएफ ने भी जो है इसकी सहायता करने से फिलहाल मना कर दिया है। आईएमएफ का कहना है कि तुम्हारी करेंसी गिर रही है लेकिन अभी अच्छे से नहीं गिरी है, तो पहले इसको अच्छे से गिरने दो, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। तो आईएमएफ का साफ साफ कहना है कि अभी तुम्हारी करेंसी जो है गिर रही है, तो पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ तक गिरेगी। ठीक है, जब अगर मान लीजिए बीच से सर्वाइव करने लग जाती है और हम तब तक आपको बेल आउट पैकेज अवेलेबल कराते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले इसको अच्छे से गिरने दो, देखते हैं कहाँ तक गिरती है, उसके बाद जो है आपकी हम मदद करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आईएमएफ पूरी तरह से दिवालिया हो चुके देशों की ही मदद करता है, ठीक है। और इजिप्ट जो है अब चाहता है कि वो डॉलर के ट्रेड को रिप्लेस कर दे, खास तौर पर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनके साथ ये उनकी लोकल करेंसी में यानी कि भारत के रुपये में, रशिया के रूबल में और चाइना के युआन में बिजनेस करे, ताकि इसका जो फॉरेक्स है ये बचा रहे और इसके देश में एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि इनका जो पाउंड है वो बहुत ही बुरी तादाद में गिर चुका है। और पहले के ज़माने में लगभग आपको पता होगा कि एक इजिप्ट के पाउंड में लगभग $1 में 15 से 20 इजिप्शियन पाउंड आते थे, लेकिन अब इसकी वैल्यू लगभग 30-35 तक पहुंच गई। और नो डाउट बिल्कुल आने वाले समय में ये जो इजिप्शियन पाउंड है गिरते गिरते जहां पर भारत का रुपी स्टैंड करता वहीं तक पहुंच जाएगा। क्योंकि देखो भारत का रुपी अगर गिरता है तो साल भर में मुश्किल से 1 या 2 अंक पीछे गिर सकता है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात जो है 1-2 सालों में आपकी करेंसी पूरा का पूरा 10-15 के पीछे खिसक जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 2 बातें मैंने आपको समझाई हैं, पहला क्या समझाया था कि जो रशिया है वो चाहता है इंडिया से कि ईरान से जो आप सामान बेच रहे हो उसके बदले ईरान से पैसे न लो, हमारे जो नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे बने वो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, जिससे भारत ने इनकार कर दिया है। और दूसरा मैं आपको समझा चुका हूँ कि इजिप्ट आखिर क्यों भारत के साथ रुपये में ट्रेड करना चाहता है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के सेशन में बस इतना ही है, बने रहिए चैनल पर, धन्यवाद।